मैं सुरेश चंद्र जाट, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय वेर में कार्यरत हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल का फर्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति और उससे संबंधित विचारधाराएं, परिकल्पनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कहाँ से आई, इतना विशाल जो भू आकार है ये कैसे बना होगा, सूर्य कितनी दूर है, चंद्रमा कैसे बना होगा, सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो कैसे होता है। इस संबंध में जब से मानव ने जन्म लिया है तब से ही वो इस मामले में लेके जिज्ञासु रहा है। और पुराने समय में कुछ हद तक धार्मिक अवधारणाओं के आधार पे या धार्मिक जो आडंबर थे उनके आधार पे उन्होंने मान लिया कि शायद ये हमें भगवान ने एज ए गिफ्ट किया है। लेकिन जैसे जैसे मानव की विचार शक्ति बढ़ती गई और विज्ञान संबद्धता बढ़ती गई तो उसके साथ साथ ही ये विचार उत्पन्न होने लगे कि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी कोई वैज्ञानिक परिघटनाओं का या जो फेनोमेनाज है उनका कोई प्रत्युत्तर है। शायद इसी प्रकार से ये बनी होगी। लेकिन उसमें भी कि ये किस प्रकार से बनी होगी, तो सबसे पहला जो प्रयास किया वो किया इमैनुअल कांट ने, जो एक जर्मन के दार्शनिक थे। उन्होंने अपने विचार 1755 में दिए। उससे पहले मैं एक बात और कर लूँ कि जब ये विचारधाराएं आई कि पृथ्वी कैसे बनी होगी और ये पृथ्वी किस आकार की होगी, अंडाकार है या गोलाकार है या किस प्रकार से है, या फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, या फिर सूर्य इतना विशाल है इसमें इतनी जो ऊर्जा आ रही है वो कहाँ से आ रही है। इन सब बातों से ये तो बात थी कि कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक जो घटनाएं हैं उन्हीं का परिणाम है। पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हम दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है उसके साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी की उत्पत्ति की जो विचारधाराएं हैं वही ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विचारधाराएं हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इस संबंध में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है एक तारक और दूसरी है द्वितारक, जिसमें सबसे पहले एक तारक वाली विचारधाराएं आती है। और उसके बाद में ये लगता है कि एक तारक यानी कि एक तारक से यहाँ पर मतलब है कि सभी जो सूर्य और सारे जो ग्रह और उपग्रह बने हैं वो किसी एक ही तारक से या एक ही पदार्थ से या एक ही निमित्त से वो सारे के सारे बने हैं। लेकिन ये विचार आगे चल के जहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि सूर्य किसी अलग मटेरियल से बने हुए हैं और जो ग्रह और उपग्रह हैं वो शायद कोई दूसरे मटेरियल या दूसरे जो पदार्थ हैं उनसे बने हुए हैं। इस आधार पर ये बात रखी गई कि एक तारक से नहीं बल्कि ये कहीं ना कहीं द्वितारक या द्विध जो विचारधारा है उससे शायद ये निर्मित हुए हैं। तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो इमैनुअल कांट ने किया, जो 1755 में किया। ये एक दार्शनिक थे और इन्होंने कहा कि शुरू में ऐसे आद्य पदार्थ होता है, धीरे धीरे वो इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने से उसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है और वो विशाल आकार लेते चले जाते हैं और एक के बाद एक क्रमशः वो बनते चले जाते हैं। ये एक तरह से देखें तो विज्ञान एक तरह से पहली विचारधारा थी जो धर्म से परे होके और एक वैज्ञानिक विचारधारा थी या एक वैज्ञानिक परिकल्पना जिसको कह सकते हैं वो थी। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि एक तरह से लोगों में जिज्ञासा पैदा की कि हम जो अब तक बात करते आ रहे हैं कि हमें भगवान ने या जो कोई ऐसी देवी शक्ति है उन्होंने हमें ये ब्रह्मांड और सारी की सारी पृथ्वी और सूर्य ये सब उत्पन्न करके दिए हैं, वो नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं कोई वैज्ञानिक जो घटनाक्रम है उसी के परिणाम स्वरूप क्रम से ये चीज़ें सब बनी है। ये एक सबसे बड़ा इसका गुण है कि ये चीज़ सबसे पहले निकल के आई। दूसरी चीज़ वो ये नहीं बता पाए कि ये आद्य पदार्थ कहाँ से आया और छोटे छोटे कण आपस में जुड़ के और किस प्रकार से इतने विशालतम जो ग्रह हैं वो कैसे बन गए। और लोगों ने जब इसके लिए बार बार उनको पूछा तो वो इतने झुंझला गए कि आप मुझे आद्य पदार्थ लाके दीजिए, मैं आपको ब्रह्मांड की या पृथ्वी की उत्पत्ति बना के दिखाऊँगा। तो वो एज अपने आप में एक दार्शनिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं विज्ञान संबंध जो विचारों की एक नींव या फिर एक बीजारोपण किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है।
उसके बाद में दूसरी विचारधारा आती है, वो आती है फ्रांस के जो विद्वान थे लाप्लास, उन्होंने दी, और उनकी जो परिकल्पना है वो है निहारिका परिकल्पना। इन्होंने भी कांट की विचारधारा को ही आगे बढ़ाया और यहाँ पर बताया कि जो आधे पदार्थ थे वो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठे हुए और फिर वो घूमने लग गए, और वो काफ़ी, जितना आज हमारा सौरमंडल है इतना विशाल आकार उनका हो गया, और आपस में घूमते हुए वो, क्योंकि पहले वो ज्वलनशील होते हैं, गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, और ठंडे होने से उनमें अंदर गर्मी बनी रहती है, लेकिन बाहरी आवरण में वो ठंडे होते हैं। और इस दौरान उन्होंने अपने कई विचारों से इस चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश की कि अंदर गर्मी है, बाहर ठंड है, तो इस हिसाब से उसमें सल्खें निकलने लगी, यानी छल्ले निकलने लग गए उनमें, और एक एक करके वो छल्ले बाहर निकलते गए, और वही फिर वापस संगठित हो गए और ग्रह बने, और इस प्रकार से 9 छल्ले निकले। ये लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, जो उन्होंने एक्सपोजिशन ऑफ द अर्थ नामक जो अपने 1796 में किताब लिखी, उसमें उन्होंने अपनी ये विचारधारा दी, अपनी ये परिकल्पना दी। और ये एक तरह से इतनी तार्किक रूप से उन्होंने बताया कि जो लास्ट में जो भाग बच गया वो सूर्य है, और आने वाले समय में शायद ये भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और या फिर हो सकता है कि इसमें से और कोई छल्ला निकल के और कोई ग्रह का निर्माण हो सकता है। लेकिन ये विचारधारा इतनी, लाप्लास ने इतनी तार्किकता के साथ दी कि वो कई सालों तक सब लोगों के जनमानस में छाई रही कि हाँ शायद इसी प्रकार से हुआ होगा। इसके भी अपने गुण दोष हैं कि 9 तक ही क्यों रुक गए, और इतना विशाल जो आकार बताया वो संभव नहीं है। फिर एक तरफ कह रहे हैं कि शायद इसका आकार बढ़ता गया तो स्पीड बढ़ती गई, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। यदि आकार बढ़ेगा तो उसकी जो घूर्णन क्षमता है वो कम होगी। तो इनका एक तरह से प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाए। फिर आजकल जैसे जो बात आ रही है, कोणीय संवेग की बात आ रही है। इसके अलावा यदि हम रॉ मटेरियल की भी बात करते हैं तो सूर्य का रॉ मटेरियल कुछ अलग है, और वहाँ हीलियम और हाइड्रोजन है, जबकि दूसरे ग्रहों की बात करते हैं तो वहाँ पर दूसरे रॉ मटेरियल है। तो ये बात बाद में जो दे तर्क विचारधारा है उसमें ये बात जो है वो फेलियर से हो गई। तीसरी विचारधारा है वो है चैम्बरलिन मोल्टानो की ग्रहाणु परिकल्पना। ये रूस, तत्कालीन यूएसएसआर जो था वहाँ के विद्वान थे, और इन्होंने भी एक तरह से एक निहारिका नहीं मानी, बल्कि जो लाप्लास की विचारधारा थी उसी को आगे बढ़ाया, और इन्होंने कई सारी निहारिकाएं जो है ब्रह्मांड में उत्पन्न होना बताया, और वो अलग अलग जो आद्य पदार्थ है, या जिनको हम एक तरह से डस्ट पार्टिकल्स बोल सकते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए और झुंड के रूप में, और धीरे धीरे अपनी निहारिकाएँ बनाते चले गए और वो घूमने लगे, और इस प्रकार से एक तरह से इन ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन ये विचारधारा भी इतनी ज़्यादा सटीक नहीं रह पाई जितनी होनी चाहिए थी, और इसमें भी बहुत सी जो खामियां थी वो रही। इसके बाद में अगली विचारधारा है जेम्स जीन्स और जेफरी की जवारी परिकल्पना। ये विचारधारा अब थोड़ी निहारिका परिकल्पना से हटकर थी, और इन्होंने ये मूलतः सबसे पहले जेम्स जीन्स ने अपनी विचारधारा दी, और उसमें फिर थोड़ा सा जो संशोधन किया वो जेफ्रेज महोदय ने किया। और इनकी जो परिकल्पना है वो ज्वार पर आधारित परिकल्पना थी। इन्होंने माना कि पहले से ही ब्रह्मांड में सूर्य नुमा या सूर्य जितने इतने विशाल तारे थे, और वो एक तरह से घूर्णन कर रहे थे, और उनके पास से एक दूसरा तारा निकलता है, और इससे वो इतना नज़दीक से निकलता है कि उनमें ज्वार आता है उन तारों में, और इस वजह से कुछ आधे पदार्थ निकल जाता है उसमें से बाहर, और वो आधे पदार्थ निकलकर ना तो उस तारे के साथ जा पाता है, और ना ही वो उस जहाँ से निकला था उस तारे में वापस मिल पाता है। और इस वजह से जो आधे पदार्थ निकलता है वो थोड़ा सा खिंच के लंबा हो जाता है, और उसमें गांठें पड़ जाती है, और शायद वही कालांतर में एक तरह से घरे बनते हैं, और जो सूर्य बचा हुआ जिसमें से रह गया, वो जो तारा रह गया वो सूर्य बनता है। लेकिन ये विचारधारा भी इतनी, या परिकल्पना इतनी नहीं थी कि एक तरह से इतना विशाल जो दूसरा तारा है नज़दीक, और उसमें से इतना आधे पदार्थ निकले। उसके लिए बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल की आवश्यकता पड़ती है, और वो इतना नज़दीक हो कि फिर
वो या तो उसी में समा जाएगा या फिर जो निकलेगा वो इतना छिटक के इतना बिखर जाएगा कि उसको वापस संगठित होना इतना आसान नहीं होगा, जैसा कि जेम्स ने बताया। लेकिन फिर भी ये विचारधारा भी अपने आप में एक अलग विचार देने वाली परिकल्पना थी। और इस विचारधारा ने जो है वो एक, जैसे इनको शिगारनुमा इसमें बताया कि वो बीच वाले जो ग्रह हैं वो काफ़ी बड़े हैं और दोनों किनारों वाले ग्रह हैं वो काफ़ी छोटे हैं। और काफ़ी हद तक अपनी तार्किकता के आधार पर ये बात समझाने का प्रयास किया कि शायद इस प्रकार से इन ग्रहों और जो सूर्य हैं इनका निर्माण हुआ होगा। इसके बाद में और बहुत सी विचारधाराएं आती है, जैसे रसेल लेटन की है देहधारी परिकल्पना। इसके अलावा विचारधारा है आफेन की विद्युत चुंबकीय जो एक आवेश के आधार पर जो विचारधारा है वो है। लेकिन ये परिकल्पनाएं इतनी ज़्यादा सटीकता पे फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि पृथ्वी कोई छोटा मोटा आकार नहीं है, ये बहुत विशालतम है। और इतना ब्रह्मांड का निर्माण होना और इतना विशाल पूरा सोलर सिस्टम होना और ऐसे असंख्य तारे हैं और उनका अलग अलग पूरा अपना अपना परिवार है, तो इन सब का निर्माण इतना जितना ये सहज बता रहे हैं उतना सहज है नहीं। और इन सब में कई सारी आलोचनाएं वो निकलती रही। लेकिन ओवरऑल ये सब परिकल्पनाएं हैं। परिकल्पना और सिद्धांत में अंतर होता है कि परिकल्पना में केवल और केवल एक आकलन किया जाता है कि शायद ऐसा ऐसा हुआ होगा। सिद्धांत में ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल कसौटी पे खरा उतर लेते हैं कि हाँ ये है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि हम यदि 10 लाख बार भी किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। एक बार भी यदि वो इधर उधर या ऊपर की तरफ चली जाएगी तो वो वहाँ पर सिद्धांत नहीं होगा। तो यहाँ पर भी पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी अब तक केवल और केवल परिकल्पनाएं हैं, सिद्धांत नहीं है। शायद ऐसा माना गया है कि शायद इस प्रकार से हुआ होगा। इसी संबंध में जैसे फिर एक विचारधारा और आती है ऑटो स्मिथ की, जो अंतरतालक जो धूली परिकल्पना है, जो डस्ट हाइपोथेसिस है, वो आती है। और इसमें भी यही माना गया है कि ये जो आद्य पदार्थ था या डस्ट पार्टिकल्स थे वो शायद आपस में टकराते हैं और उनमें एक बवंडर सा उड़ता है और शायद उसमें ऊर्जा का संचार होता है। वहीं पर उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पैदा होना होता है और इससे सारे संगठित होकर चारों तरफ वहीं घूमने लगते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडे होते हैं और इससे ग्रहों का निर्माण होता है। लेकिन ये विचारधारा भी इतनी ज़्यादा जो परिकल्पना थी ये भी इतनी सटीकता के निकट नहीं है, पूरे उत्तर दे नहीं पाते हैं। क्योंकि हम कोणीय संवेग की बात करते हैं और मास की या द्रव्यमान की बात करते हैं, तो यदि हम केवल और केवल सौर परिवार की बात करें, वैसे ऐसे सौर परिवार पूरे ब्रह्मांड में बहुत से हैं, लेकिन फिर भी केवल और केवल हम एक सौर परिवार की बात करें तो जो कोणीय संवेग है वो 98% जो है वो ग्रहों में है, जबकि केवल और केवल सूर्य में जो है वो करीब करीब 2% है। यदि हम इसका द्रव्यमान की बात करें या मास की बात करें तो ये जस्ट उल्टा है, जो एक तरह से कहीं ना कहीं हम ये चीज़ बताएं कि शायद इस प्रकार से एक ही उन चीज़ों से हुई होगी तो वो चीज़ वहाँ पर सटीक नहीं बैठ पाती है। इसके अलावा नौवा परिकल्पना है हॉयल की, वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है। इसके बाद में जो विचारधारा आती है वो आती है बिग बैंग थ्योरी, जो त्रिमैन और इन्होंने जो दी है, बिग बैंग सिद्धांत दिया है और जिसको हम स्फीति सिद्धांत भी बोलते हैं। इन्होंने माना है कि आज से करीब करीब 1300 करोड़ या 13 अरब या 15 अरब के करीब करीब एक महाविस्फोट होता है और एक सेकंड में ही, एक सेकंड के भी 100वें हिस्से में ही वो इतनी विशाल तेज़ी से बढ़ता है कि उसमें बहुत सी एनर्जी का संचार होता है और वहीं से सारे आधे पदार्थ निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से धीरे धीरे फिर वो ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है और वहाँ पर जो आधे पदार्थ निकलता है उसमें से सूर्य और ग्रह और ये सब बनते हुए चलते हैं। और आज भी ये माना जा रहा है कि शायद इसका विस्फोट हो रहा है।